हेलो स्टूडेंट्स, मॉर्निंग ऑल। कुणाल, गुड मॉर्निंग। आज संडे है, गुड मॉर्निंग सर। 18 गुड मॉर्निंग। सो आज संडे है, 18 जून 2023, और ये हमारा 5 है। हम हर संडे को एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं जिसमें हम कुछ ना कुछ नया लर्न कर सके। एंड ये सेशन सभी के लिए ओपन होता है, चाहे वो रूट टू गुड के स्टूडेंट्स हो या ना हो, सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सेशन का ये मकसद है कि हम संडे के दिन कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ यूनिक, और ये हमारे इंटर्नशिप्स को अचीव करने के लिए कोई ना कोई यूजफुल स्किल हम इन सेशंस में लर्न करते हैं। तो इसके पहले 4 सेशंस हो चुके हैं जो कि रोड टू गुड के यूट्यूब चैनल अवेलेबल है, और ये है 5वां सेशन। एंड इस सेशन के हम सीखने वाले हैं कि रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस को कैसे बनाया जाता है यूजिंग मीडिया क्वेरीज। ठीक है, ये सेशन समझने के लिए आपको सीएसएस का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप सीएसएस पहली बार सुन रहे हो तो ये सेशन आपके लिए मुश्किल होगा इम्प्लीमेंट करना, लेकिन आप रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस डिजाइन करना क्या होता है ये आपको समझ में आ जाएगा। बट इम्प्लीमेंट करना आप लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा अगर आपको सीएसएस पता नहीं है तो। अगर आपको सीएसएस पता है देन ये परफेक्ट प्लेस है कि आज आप रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस बनाना सीख जाओ इस सेशन के अंदर। तो मैं मेरी स्क्रीन शेयर कर देता हूं अभी। ओके, क्या आप में से कोई प्लीज कंफर्म कर सकता है मेरी आवाज सही से आ रही है, आप लोगों को स्क्रीन भी दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, ऑसम, थैंक यू। तो अभी हम सेशन को शुरू कर देते हैं। तो देखो, रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस बनाना मतलब क्या होता है एग्जैक्टली exactly? थोड़ा सा इस सेशन को इंटरेक्टिव भी रखते हैं। क्या आप लोगों ने पहले रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस का नाम सुना है? अगर सुना है तो क्या सुना है? मैं जानना चाहता हूँ कि रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस का मतलब आपको क्या पता है? किसी को पता है जितने लोगों ने ज्वाइन किया सेशन? Yes, sir. हाँ, बंदी ने बोला। सर रिस्पॉन्सिव पेजेस मतलब किसी भी डिवाइस के हिसाब से उसको एडजस्ट करना, उसको रिस्पॉन्सिवनेस देना ताकि वो उस डिवाइस के हिसाब से हमें अच्छे से वो दिख सके। परफेक्ट, मतलब बंदिनी को पता है कि रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस क्या होते हैं, और बंदिनी हमारी आईसीपी 4.0 की स्टूडेंट भी रही है। सो बंदिनी ने सही जवाब दिया है कि रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस मतलब क्या। तो देखो, जिन लोगों को वेब पेजेस भी नहीं पता है उन लोगों के लिए मैं बताता हूँ। आपके पास अभी पानी है, ठीक है? तो हमने पानी को ना कप के अंदर डाल दिया है। तो पानी क्या करेगा? कप का शेप ले लेगा, क्योंकि कप के अंदर अगर आप डालोगे तो कप जैसे हो जाएगा ना। इस बॉटल के अंदर आप डालोगे पानी को। किसी का माइक ऑन है, कैमरा ऑन है, प्लीज ऑफ कर लो, बाकी लोगों को डिस्टरबेंस होता है बहुत। हाँ, तो पानी अगर हम कप में डालते हैं तो ये कप का शेप ले लेगा। पानी को अगर आप बॉटल के अंदर डालोगे तो पानी बॉटल का शेप ले लेगा। अगर आप पानी को इस कैन के अंदर डालोगे तो ये इस कैन का शेप ले लेगा। और पानी को आप यहाँ पे डालोगे तो देखो, पानी इस जार का शेप ले लेगा। मतलब पानी का कोई फिक्स शेप नहीं है कि वो सिलेंड्रिकल है, क्यूबिकल है। वो बहुत ही फ्लेक्सिबल है। मतलब मैं वाटर की बात कर रहा हूँ, आइस वगैरह कुछ नहीं, ठीक है? बिल्कुल अपना लिक्विड शेप, लिक्विड स्टेट वाला वाटर। तो देखो, वाटर अपना शेप कैसे चेंज कर देता है, वो एडजस्ट हो जाता है जिस एनवायरनमेंट में भी आप जाते हो उस एनवायरनमेंट में। कप के अंदर जाते ही कप का शेप ले लिया, बॉटल के अंदर जाते ही बॉटल का शेप ले लिया, देन इस जार के, इस कैन के अंदर जाते ही कैन का शेप ले लिया, जार के अंदर जाते ही जार का शेप ले लिया। तो ये जो क्वालिटी है वाटर की, इसको आप बोलोगे फ्लेक्सिबिलिटी या रिस्पॉन्सिवनेस, कि वो अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्स करता है, उसके हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है। तो ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस। अगर आपको नॉर्मल भाषा में समझना है तो, कि जहां पे भी हम जाए उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाए, वैसा ही स्पेस ले ले। नहीं तो देखो, अगर आपने पानी को कप के अंदर डाल दिया, अब ये कप जैसे ही दिखने लग जाएगा। और फिर आप इस बॉटल में डालने की कोशिश करोगे, और वाटर अगर बोलता है कि नहीं, मैं ऐसे इसी शेप में रहूंगा,
तो ये बॉटल के अंदर जा ही नहीं पाएगा क्योंकि इसने कप का शेप ले लिया। लेकिन वाटर ऐसा नहीं बोलता, मैं फ्लेक्सिबल हूँ, जिस कंटेनर के अंदर जाऊंगा उसका शेप ले लूंगा। तो इससे क्या होता है, हमें एक छूट मिलती है कि हम वाटर को किसी भी तरीके के कंटेनर में स्टोर कर सकते हैं, नॉट जस्ट वाटर बट किसी भी लिक्विड को। ये तो हो गई इन जनरल बात की रिस्पॉन्सिवनेस क्या होती है। वेब पेजेस के बारे में क्या ख्याल है? तो देखो, हम वेबसाइट्स तो विजिट करते हैं, जैसे आपने गूगल मीट ज्वाइन किया, तो हो सकता है कुछ लोगों ने मोबाइल डिवाइस से ज्वाइन किया है, हो सकता है कुछ लोगों ने टैबलेट से ज्वाइन किया है, हो सकता है कुछ लोगों ने लैपटॉप से ज्वाइन किया है, हो सकता है कुछ लोगों ने डेस्कटॉप से ज्वाइन किया है। तो आप लोगों ने अलग-अलग डिवाइस से ज्वाइन किया है। जैसे मैक्सिमम लोगों ने लैपटॉप से ज्वाइन किया होगा, कुछ लोगों ने डेस्कटॉप से, थोड़े बहुत लोगों ने टैबलेट से भी ज्वाइन किया होगा या बड़े फ़ोन से, और कुछ लोगों ने नॉर्मल फ़ोन से भी ज्वाइन किया होगा। तो देखो, आपने ना अलग-अलग डिवाइसेज़ से गूगल मीट को ज्वाइन किया है, ये वाली जो लिंक है, आपने अलग डिवाइसेज़ से ज्वाइन की है। देखो, हर किसी के लिए हर किसी के लिए ये इंटरफ़ेस प्रॉपर दिख रहा है। देखो, आप सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है, ये म्यूट का बटन है, कैमरा का बटन है, कैमरा ऑन ऑफ का, देन आपके पास लीव कॉल का बटन होगा, यहाँ पे चैट्स के ऑप्शन होंगे, बट मोबाइल स्क्रीन से ना कम जगह रहती है, तो एक साथ आपको ऐसे सब कुछ नहीं दिखेगा। वहाँ पे ऑप्शंस पे, सेटिंग्स पे वगैरह क्लिक करने के बाद चैट दिखेगा। मोबाइल स्क्रीन पे कैसा एडजस्ट किया गया है, जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं उतनी ही दिखाई गई है। हो सकता है ये सारे सारे मेनूज़ भी ना दिखाए हों। ये जो मेनूज़ दिख रहे हैं ना, हो सकता है ये सारे मेनूज़ ना दिखाए गए हो मोबाइल स्क्रीन्स पे। आप टैबलेट पे जाओगे तो थोड़े कुछ मेनूज़ दिखाए जाएँगे। आप लैपटॉप पे जाओगे तो सारे मेनूज़ दिखाए जाएँगे। डेस्कटॉप पे अगर आप ओपन करते हो, तो भी देखो लैपटॉप से कुछ ही लोगों के यहाँ पे नेम्स दिख रहे हैं, कुछ ही लोगों के कार्ड्स दिख रहे हैं। हो सकता है आप बड़े स्क्रीन्स पे जाते ही सारे के सारे कार्ड्स भी यहाँ पे विज़िबल हों। तो यहाँ पे गूगल मीट की खासियत क्या है देखो, ये डिवाइस के हिसाब से अपने इंटरफ़ेस को एडजस्ट कर लेती है। मतलब देखो, ये गूगल मीट सिर्फ एक वेबसाइट नहीं है, ऐसे और भी वेबसाइट्स है। मतलब मैक्सिमम वेबसाइट्स जिनके अंदर रिस्पॉन्सिवनेस ऐड की जाती है, उन लोगों को यूज करना लोग पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस डिवाइस के हिसाब से अच्छा माहौल प्रोवाइड करती है। एग्जाम्पल के लिए रोड टू कोड की वेबसाइट को देख लेते हैं। तो ये रोड टू कोड की वेबसाइट है, तो मैंने अभी लैपटॉप पे ओपन किया, तो ये ऐसे दिख रहा है। अगर मैं ऐसी ही वेबसाइट एज इट इज मोबाइल पे दिखाऊंगा, तो मोबाइल पे कम स्पेस होता है, तो ये प्रॉपरली सारा कंटेंट हम प्रॉपरली नहीं देख पाएंगे। अभी देखो, 3 कोर्सेज़ हैं, तो तीनों कोर्सेज़ को मैं साइड बाय साइड देख पा रहा हूँ। लेकिन अगर इतना बड़ा कंटेंट, तीनों के तीनों कोर्स मैं मोबाइल स्क्रीन पे अगर देखूँगा, तो ये बहुत छोटे हो जाएँगे। मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। हमारे पास है वॉइस और हमारे पास एक मोबाइल वाला साइज़, और हमें दिखाने हैं ये कोर्सेज़, ठीक है? सर स्क्रीन पॉज होगी। सर स्क्रीन पॉज। ओके, 1 मिनट मैं दोबारा से शेयर करता हूँ, डोंट वरी। क्या अब मेरी स्क्रीन विज़िबल है आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। तो देखो, हमारे पास अभी लैपटॉप डेस्कटॉप डिवाइस है, लैपटॉप डिवाइस है, तो वहां पे मैंने इन कोर्सेज को ऐसे दिखा दिया। अब मोबाइल में भी अगर मैं ऐसे एज इट इज ऐसे ही दिखाऊंगा, तो देखो, तो मोबाइल से सीधा बाहर चला जाएगा, उतने ही साइज में दिखा है। अगर मैं साइज छोटा कर देता हूँ,
तो देखो यहाँ पे आप प्रॉपरली रीड, ये रीडेबल होगा, कोर्स का नेम, प्राइस क्या है, कब शुरू हो रहा है। मोबाइल में अगर मैं तीनों एक साथ ऐसे दिखाऊंगा तो रीडेबिलिटी खत्म हो जाएगी, आप रीड ही नहीं कर पाओगे कंटेंट को। तो ये रिस्पॉन्सिव डिजाइन नहीं है। रिस्पॉन्सिव क्या है कि हर डिवाइस पे यूजर को उस वेब पेजेस के साथ इंटरेक्ट करना आसान हो। अब इतने छोटे छोटे बटन है, पता चला आप इस बटन पे क्लिक कर रहे हो लेकिन इस बटन पे क्लिक हो गया, क्योंकि छोटे छोटे बटन से साइड बाय साइड ही है, वहां पे ज्यादा स्पेस भी नहीं है डिवाइस पे। लेकिन रोड टू गुड की वेबसाइट कैसे रिएक्ट करती है मोबाइल स्क्रीन को, देखो मैं मोबाइल स्क्रीन पे लेकर जाता हूँ, मोबाइल अपना इतना होता है, तो अब देखो सारे कार्ड्स एक के नीचे एक आ गए, मतलब उतना ही साइज दिख रहा है, बट ये भी एक के नीचे एक आ रहा है। देखो, तो ये होती है रिस्पॉन्सिव डिजाइन। ये भी देखो सारे कार्ड्स एक के नीचे एक आ गए। जैसे जैसे अपना शेप, स्क्रीन का साइज इंक्रीज होता है, वैसे वैसे ये देखो खुद को एडजस्ट करने लग जाता है। देखो ये देखो, तो ये होती है वेबसाइट्स की रिस्पॉन्सिवनेस। और एक एग्जांपल दिखाते हैं, बड़े स्क्रीन पे देखो ये कोर्सेस ऐसे साइड बाय साइड दिख रहे हैं। इंटर्नशिप गारंटी क्लासरूम प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्रामिंग, इंटर्नशिप कोड प्रोग्राम 5, डेटा स्ट्रक्चर्स, और भी जो फिनिश्ड बैचेस हुए वो ऐसे यहाँ पे साइड बाय साइड दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ना मेनूज भी है। मेनूज क्यों है? क्योंकि यहाँ पे हमारे बड़े डिवाइस पे जगह है, तो यहाँ पे मेनूज दिखा सकते हैं, होम, प्रोफाइल, कोर्सेज, सर्टिफिकेट, लॉग आउट, ऐसे मेनूज। बट अब चलते हैं छोटे डिवाइस पे। तो देखो यहाँ तक तो ठीक है, बट अगर हम और छोटा डिवाइस करेंगे तो ये कोर्सेज के नेम प्रॉपरली फिट नहीं बैठ पाएंगे। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, उनको एक के नीचे एक लाएंगे। देखो एक के नीचे एक आ गए। अब ये जो मेनू बार था लेफ्ट साइड में, ये देखो इसको ड्रॉवर बोलते हैं, नेविगेशन ड्रॉवर। तो ये अगर हम मोबाइल फोन्स पे लेफ्ट साइड में ही रखेंगे तो मोबाइल की तो पूरी स्क्रीन ये ड्रॉवर ही ले लेगा। इसलिए हमने देखो इसको नीचे लाया है। तो अब ये वेबसाइट्स मोबाइल के लिए भी परफेक्ट दिख रही है क्या, मोबाइल पे भी लोग इसको प्रॉपरली यूज कर पाए। तो ये होती है रिस्पॉन्सिवनेस। रिस्पॉन्सिवनेस यहाँ पे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया था कि जिस कंटेनर के अंदर आप पानी डालोगे वो पानी बिल्कुल उसी कंटेनर का शेप ले लेता है। आप कप में डालो, बोतल में डालो, कैन में डालो, जार में डालो, वैसे ही हमारे वेबसाइट्स का होगा। आप जिस डिवाइस पे वेबसाइट ओपन करोगे उसके हिसाब से ये अपना इंटरफेस एडजस्ट करेगा, जिससे क्या होगा, यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा दिखेगा। यूआई, यूजर इंटरफेस प्रॉपर दिखना चाहिए। यूएक्स, यूजर का एक्सपीरियंस भी अच्छा होना चाहिए। और ये जरूरत क्यों महसूस होती है? तो देखो आज से आप अगर 5 साल पहले की बात करोगे, 10 साल पहले की बात करोगे, तो डिवाइसेस का जो साइज होता था वो स्पेसिफिक होता था। या तो किसी के पास टैबलेट मोबाइल्स होंगे, टैबलेट या मोबाइल्स, या तो लैपटॉप होंगे या तो डेस्कटॉप होंगे। बट आजकल ना फोल्डेबल फोन्स आ गए हैं, स्मार्ट वॉचेस आ गए हैं, मोबाइल का भी साइज अलग अलग आ गया है, लैपटॉप्स भी अलग अलग साइजेस में आ गए, टैबलेट्स भी अलग अलग साइजेस में आ गए, बड़े बड़े स्मार्ट टीवीज आ गए, डेस्कटॉप्स आ गए, प्रोजेक्टर्स है। तो अभी इन सारे डिवाइसेस पे एडजस्ट करना आसान बात नहीं है। तो इसके लिए फिर हमें सोचना पड़ता है एज अ वेब डेवलपर कि हर वेबसाइट अलग अलग साइज के, अलग अलग टाइप के डिवाइसेस में कैसे प्रॉपर दिखे। क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट प्रॉपर दिखती है, आपका यूजर इंटरफेस अगर अच्छा दिखता है, अगर यूजर अच्छा एक्सपीरियंस करता है आपके वेबसाइट पे, तो वो आपकी वेबसाइट बार बार यूज करेगा, वो पसंद करेगा। लेकिन अगर वो वेबसाइट लैपटॉप पे अच्छी दिखती है, मोबाइल पे अच्छी नहीं दिखती है, तो वो फिर यूज करना बंद कर देगा आपकी वेबसाइट, कोई और वेबसाइट यूज करेगा जो मोबाइल पे भी अच्छी दिखती है, डेस्कटॉप पे भी अच्छी दिखती है। तो इसीलिए हर एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना जरूरी है। अब रिस्पॉन्सिव बनाने के मायने क्या होते हैं, हम हमें हमारी थॉट प्रोसेस कैसे होनी चाहिए कि अगर आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने हैं तो। सबसे पहले विजिबिलिटी, मतलब जो भी चीजें यूजर बड़े डिवाइसेस पे देख पा रहा है, देखो बड़े डिवाइसेस पे ये सारी चीजें देख पा रहा है, सेम चीजें ना उसको स्मॉल डिवाइसेस भी एक्सेसिबल चाहिए। देखो कोर्सेज भी दिख रहे हैं सारे, ये भी दिख रहे हैं,
देन ये देखो मेनूज यहाँ पे आ गए। तो विजिबिलिटी मतलब हमें ये सोचना चाहिए कि जो चीजें बड़े स्क्रीन पे दिख रही है वो हर एक स्क्रीन पे दिखनी चाहिए। हो सकता है आप नेम ना लिखो, सिर्फ आइकॉन डालो। जैसे बहुत छोटा है, जैसे मान लो आपके पास स्मार्ट वॉच है, तो यहाँ पे तो आप होम, अबाउट, कोर्सेस ये सब ऐसा लिख के नहीं डालोगे, लेकिन इस केस में आपको फिर ऐसे आइकॉन्स डालने चाहिए। मतलब सारी चीजें विजिबल होनी चाहिए, जितने भी मेनूज है, जितने भी इमेजेस है, वो विजिबल होने चाहिए। दूसरा है एक्सेसिबल होने चाहिए। आप क्या करोगे, विजिबिलिटी के लिए बहुत छोटा सा साइज बना दोगे, बट एक्सेसिबल भी होने चाहिए। मतलब एक मेरे पास बड़ा डिवाइस है, यहाँ पे मैं ऐसे 2 बटन्स दिखा रहा हूं, तो बड़ा डिवाइस है तो मैं अगर यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहीं पे क्लिक होगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहीं पे क्लिक होगा। लेकिन अभी डिवाइस बहुत छोटा है, और यहाँ पे अगर मैं 2 बटन ऐसे साइड बाय साइड रखता हूं, तो हमारा थंब जो है ना वो बड़ा होता है। हो सकता है मैं इस पे क्लिक करते ही यहाँ पे भी क्लिक हो जाए, तो वो भी एक्सेसिबल नहीं है। या फिर इतना छोटा आपने साइज बना लिया इनका कि मैं किसी की एक बटन के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, क्लिक हो रहा है किसी और पे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हर एक बटन, हर एक मेनू प्रॉपरली एक्सेसिबल होना चाहिए। एंड देन इसके बाद यूजर का इंटरफेस जो है, मतलब वो तो आप इन दोनों से एडजस्ट कर लोगे, बट उसके साथ साथ यूजर का एक्सपीरियंस भी बेटर होना चाहिए। यूजर एक्सपीरियंस का मतलब क्या होता है, तो यूजर को ना आपकी वेबसाइट यूज करते समय अच्छा लगना चाहिए। हम कॉलेज में बहुत सारे वेबसाइट्स बना लेते हैं, प्रोजेक्ट्स बना लेते हैं, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम या हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम, ऐसे वेबसाइट्स बना लेते हैं। तो वहां पे ना हम सिर्फ CRUD ऑपरेशंस के बारे में सोचते हैं कि यूजर का रिकॉर्ड कैसे क्रिएट होगा, डिलीट कैसे होगा, अपडेट कैसे होगा, मैनेज कैसे करेंगे, शो कैसे होगा। इससे ज्यादा हम नहीं सोच पाते। आप लोगों को मैं कुछ एग्जांपल्स बताता हूँ। आप लोगों ने कैंडी क्रश खेला होगा। आप लोगों में से किसी ने कैंडी क्रश खेला है? ओके। यस। सौरभ ने खेला है, धनश्री ने खेला है, और भी बहुत लोगों ने खेला होगा। आप लोगों ने ना एक और गेम आता था, मैं अभी उसका, फ्लैपी बर्ड नाम का भी एक गेम आता था। फ्लैपी बर्ड आपने सुना है? फ्लैपी बर्ड नाम का भी गेम आता था। तो अभी इन 2 गेम्स के बारे में बात करते हैं। ये बहुत लोगों ने खेला होगा। ये सब मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एज अ डेवलपर आपको इन सारी चीजों के बारे में सोचते आना चाहिए। तो ये कैंडी क्रश है, और ये फ्लैपी बर्ड होता है। और भी गेम्स हो सकते हैं, बट इन 2 गेम्स के मैं स्पेसिफिकली एग्जांपल देना चाहता हूँ यूजर एक्सपीरियंस के लिए। देखो, आपको क्या लगता है, कैंडी क्रश बनाने के लिए बहुत ज्यादा दिमाग लगाए? नहीं। क्या लगता है आपको बहुत ज्यादा पैसा लगाए? नहीं। क्या कैंडी क्रश ऐसी कोई दुनिया के ऐसे बाहर की चीज या रिसर्च करके दे रहा है? बिल्कुल नहीं। बहुत बेसिक गेम है कि आपको ऐसे 3-4 कैंडीज साथ में लाने पड़ते हैं, फिर आपको स्कोर मिल जाता है और वो कैंडी गायब हो जाती है। इतना सिंपल लॉजिक है। आप फ्लैपी बर्ड की तरफ देखो, क्या इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च किया हुआ है, बहुत ज्यादा कुछ नया किया हुआ है जो पृथ्वी पे अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल नहीं है। ऐसे पाइप्स लगे हुए हैं, ये बर्ड्स को यहां से हमें निकालना है। बट इसमें ना दोनों गेम्स में सिमिलरिटी क्या है, तो आप ना एक हाथ से गेम खेल सकते हो। आपको कम से कम मूवमेंट करनी होती है। देखो, ये फ्लैपी बर्ड ऊपर नीचे कैसे होता है, आपको राइट हैंड में मोबाइल पकड़ना होता है। आप जैसे ही थंब प्रेस करोगे, ये फ्लैपी बर्ड ऊपर जाएगा, थंब निकालोगे थोड़ा सा नीचे आएगा। बस आपको सिर्फ थंब से गेम खेलना है। ये देखो, यहाँ पे भी आपको सिर्फ थंब से इन कैंडीज को इधर उधर लेके जाना है। किसी को सुना है आपने कि वो 3-4 उंगलियों से कैंडी क्रश खेल रहा है? नहीं, वो एक ही उंगली से कैंडी क्रश खेलते रहता है। तो देखो, जब यूजर का एक्सपीरियंस, हम बात कर रहे हैं यूजर के एक्सपीरियंस की, तो जब यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा होगा, लोग गेम्स को लाइक करते हैं।
आपने देखा होगा कि ये वाला गेम ना जनरली जो थोड़ी सी बड़ी जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स के एज के वगैरह लोग हैं या अपनी भी जनरेशन है, उनमें बहुत ज्यादा फेमस हुआ है। क्यों? क्योंकि इसका हमें एक ही थंब का यूज करना पड़ता है। ये फ्लैपी बर्ड, इसमें भी एक ही थंब का यूज करना पड़ता है। इन सब में जाने से अच्छा आपको और एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं ना, इंस्टाग्राम पे रील्स या फिर स्क्रॉल फीड इमेजेस। आपको पता है लोगों के फोटोज अच्छे होते हैं इसलिए आप इंस्टाग्राम पे नहीं देखते हो। रील्स जो होते हैं वो बहुत एडिक्टिव होते हो, इसलिए आप रील्स नहीं देखते हो। उसके पीछे यूजर का एक्सपीरियंस मैटर करता है। आपको क्या करना है, सिर्फ एक कर देना, रील्स दिख जाती है। आपको सिर्फ लाइक करना है फोटो पे, फिर वैसे ही फोटोज दिखने शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे ना यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा है, इसलिए हम इन सोशल मीडिया पे एडिक्टेड हो जाते हैं। तो अभी हमारा यूजर एक्सपीरियंस आज का टॉपिक नहीं है, तो अभी वापस आते हैं मेन बात पे कि जब भी आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने होते हैं तो आपको विजिबिलिटी के बारे में सोचना है कि यूजर को चीजें प्रॉपरली दिखे, यूजर को चीजें प्रॉपरली एक्सेसिबल हो, एंड देन यूजर का एक्सपीरियंस अच्छा रहे। यूज करने के बाद उसको लगे कि हाँ भाई मैं अच्छी वेबसाइट विजिट कर रहा हूं। अब थॉट प्रोसेस क्या होनी चाहिए, हमें कैसे सोचना चाहिए? तो आपको ना हर डिवाइसेस के बारे में सोचने की नीड नहीं है, क्योंकि हमें ये पता करना है कि हमारे वेबसाइट्स कौन कौन से डिवाइस पे यूज हो सकते हैं। तो जनरली ना मोबाइल डिवाइसेस पे यूज होते हैं या फिर लैपटॉप या डेस्कटॉप डिवाइसेस के बारे में। तो आप अगर इन दो डिवाइसेस के लिए भी आपकी वेबसाइट को बहुत प्रॉपर बनाते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। आप 90% यूजर्स को प्रॉपरली टारगेट कर रहे हो, 90% यूजर्स को आप सेटिस्फाई कर सकते हो। बचे हुए 10% है उनको तो कभी आप सेटिस्फाई नहीं कर सकते, कोई ना कोई प्रॉब्लम रहेगा ही आपकी वेबसाइट में। देखो मोबाइल डिवाइस के बारे में क्या सोचना है आपको, यहाँ पे स्पेस का लेस स्पेस, इजी टू स्क्रॉल। मोबाइल डिवाइस पे स्क्रॉल करने के लिए ज्यादा एफर्ट नहीं लगता है, आपका जस्ट अंगूठा ऊपर नीचे करना होता है, ये वेब पेज स्क्रॉल होता जाता है। लेकिन मोबाइल पे ना कम स्पेस होता है, एट अ टाइम आप इतना इतना कंटेंट देख पाते हो, और कंटेंट देखना है तो स्क्रॉल करना पड़ता है। तो ये मोबाइल की खासियत है। अब देखो यहाँ पे ना बहुत ज्यादा स्पेस होता है। सफिशिएंट स्पेस, एफर्ट्स टू स्क्रॉल। डेस्कटॉप डिवाइसेस पे स्क्रॉल करना एफर्ट नहीं होता है, सॉरी हार्ड नहीं होता है, बट थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं एज कंपेरेटिवली मोबाइल। हार्ड नहीं होता है लैपटॉप पे स्क्रॉल करना। देखो यहाँ पे मैं इजीली स्क्रॉल कर पाऊंगा, ऐसे देखो ये इजीली स्क्रॉल कर पाता हूँ, लेकिन मुझे एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं माउस पैड पे, या फिर यहाँ राइट साइड में जाके स्क्रॉल बार को देखो ऐसे नीचे करना पड़ रहा है कि कहाँ तक मुझे लाना है। तो यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट है एज कंपेयर टू मोबाइल स्क्रीन, बाकी कुछ नहीं है, हार्ड नहीं है। लेकिन मोबाइल स्क्रीन पे देखो बहुत ही आसान है स्क्रॉल करना। तो इन पैरामीटर्स के बारे में हमें पहले सोचना है जब भी आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनानी है। क्या? कि मोबाइल डिवाइस पे कम स्पेस होता है, उसका हमें प्रॉपरली यूज करना है, और यहाँ पे स्क्रॉल आसानी से कर सकते हैं। लैपटॉप डिवाइस पे स्पेस बहुत ज्यादा होता है, बट स्क्रॉल करना थोड़ा सा एफर्ट एफर्ट लगते हैं एज कंपेरेटिव टू मोबाइल डिवाइसेस। तो ऐसे हम क्या करते हैं, देखो कम स्पेस है ना मोबाइल पे, तो भाई साहब आप एक के नीचे एक रखो ना, जो इंपॉर्टेंट है पहले ऊपर रखो, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, और अगर चाहिए तो स्क्रॉल करो। स्क्रॉल करने में क्या दिक्कत है, मोबाइल पे स्क्रॉल करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो इसलिए मोबाइल पे जो है
वर्टिकल फॉर्मेट में चीजें रखते हैं। अब डेस्कटॉप के लिए बात करते हैं। डेस्कटॉप लैपटॉप पे ना बहुत ज्यादा स्पेस होती है, मतलब एक मोबाइल में जितनी स्पेस होती है नॉर्मल लैपटॉप पे उसके 10 गुना एक साथ ही स्क्रीन अवेलेबल होती है। तो फिर आप क्या करते हो, जितना हो सकता है उतना आप ऑप्टिमाइज करके सारा कंटेंट डेस्कटॉप पे डालने की कोशिश करते हो, स्क्रॉल थोड़ा कम करना पड़े। तो आपने यहाँ पे कंटेंट डाल दिया, यहाँ पे कंटेंट डाल दिया, फिर कुछ फीचर्स है तो आप इससे साइड में डाल दिए, फिर और कुछ है तो आपने ऐसे डाल दिया। तो देखो ये कौन से मोड में काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल मोड में। आपने देखा होगा। तो ये थॉट प्रोसेस होनी चाहिए कि जब भी आपको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनानी है, क्या कि मोबाइल पर आप वर्टिकली दिखाओ, स्क्रॉल करना आसान होगा, स्पेस का भी प्रॉपरली यूज होगा। क्योंकि यहां अगर आप हॉरिजॉन्टली दिखाने की कोशिश करते हो तो पूरा यूजर का एक्सपीरियंस खराब हो जाएगा। देखो अगर आप इतने छोटे छोटे कार्ड्स दिखाओगे हॉरिजॉन्टली तो यूजर को दिखेगा ही नहीं, जूम करना पड़ेगा अननेसेसरी। तो जूम में यूजर के 2 फिंगर्स यूज होंगे, विच इज नॉट कन्वीनियंट टू यूजर। तो मोबाइल पे वर्टिकली ऐसे दिखाना है। तो उस पे देखो बहुत स्पेस होता है, तो आप आसानी से ये 2 कार्ड्स मोबाइल पे आपको एक के नीचे एक दिखाने हैं, लैपटॉप पे आपको साइड बाय साइड दिखाने हैं। तो ये फर्स्ट थॉट प्रोसेस होती है रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाने के लिए, और यही आपको हर जगह दिखेगा। देखो अभी ये साइड बाय साइड दिख रहे कार्ड्स, यहाँ पे छोटे स्क्रीन पे जाओ, एक के नीचे एक आ गया, बन गई वेबसाइट रिस्पॉन्सिव। होम पेज पे आओ, इन कार्ड्स को देखो, ये ऐसे साइड बाय साइड है। मोबाइल स्क्रीन पे आते ही देखो वो एक के नीचे एक आ गए। तो यूजर को आसानी होगी हर एक कोर्स के बारे में, हर एक कार्ड्स के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये अप्रोच हम रखते हैं रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए। सिंपल भाषा में आपको ना, ये जितना हमने आधे घंटे में पढ़ा उसका इसेंस सिर्फ इतना ही है, क्या कि जिस डिवाइस में भी हमारी वेबसाइट ओपन होती है वो अच्छी दिखनी चाहिए, उस डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट होनी चाहिए। एंड देन दूसरा इसेंस है कि आप मोबाइल पे कम स्पेस होता है तो उसमें चीजें आप वर्टिकल रखो, क्योंकि उसमें स्क्रोलिंग करना आसान होता है। लैपटॉप पे आप चीजें साइड बाय साइड रखो, क्योंकि लैपटॉप डेस्कटॉप पे बहुत बढ़िया स्पेस होता है और स्क्रॉल करने के लिए थोड़े से एफर्ट्स लगते हैं। तो इस तरीके से हम कंटेंट को प्लेस करते हैं। क्या आप लोगों को इतना समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, Yes, sir. ऑसम। हम दूसरी बात करेंगे साइजेस की। तो देखो डेस्कटॉप पे बहुत बड़ा साइज होता है तो ऑब्वियसली आप बड़े बटन्स बनाओगे, बड़े कार्ड्स बनाओगे। तो आप ना डेस्कटॉप डिवाइसेस पे आप बड़ा साइज करोगे किसी भी चीज का, एंड मोबाइल डिवाइसेस पे या कंपैरेटिवली स्मॉल डिवाइसेस पे आप उन्हीं चीजों को स्मॉल साइज में शो करोगे। तो ये 2 अप्रोचेस आपको यूज करने हैं कि डेस्कटॉप डिवाइसेस पे किसी भी बटन को, किसी भी इमेज को, किसी भी कार्ड को थोड़ा सा बड़ा शो करो, और स्मॉल डिवाइसेस पे एज कंपैरेटिवली उनको स्मॉल शो करो। तो पहला रूल होगा अपना कि मोबाइल डिवाइस में चीजों को वर्टिकली शो करेंगे, लैपटॉप पे हम हॉरिजॉन्टली शो करने की कोशिश करेंगे। एंड देन बड़े स्क्रीन पे चीजों को बड़ा दिखाओ, स्मॉल मतलब जितनी जरूरत है उतना ही दिखाओ बड़े स्क्रीन पे, बट स्मॉल डिवाइसेस पे उनको थोड़ा सा स्मॉल कर दो। इससे यूजर को भी लगेगा कि हाँ ये मोबाइल डिवाइस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। अब इसका कोड कैसे किया जाए, अब जाकर हम बात करेंगे कोड की। अभी तक हमने सिर्फ थॉट प्रोसेस को समझा कि रिस्पॉन्सिव डिजाइन्स क्या होते हैं। अब हम कोड करने वाले हैं यूजिंग सीएसएस, यूजिंग मीडिया क्वेरीज। तो देखो सबसे पहले मैं आपको कुछ साइजेस भी बता दे रहा हूँ। 1 पिक्सल्स का मतलब क्या होता है, अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, एग्जैक्ट फिगर नहीं है, अप्रोक्सीमेटली अगर आप 1 मिलीमीटर जो है ना, इसको 4 हिस्सों में बांट दो तो अराउंड ये आएगा 0.26 मिलीमीटर।
मतलब आपके स्केल पे सेंटीमीटर होता है, सेंटीमीटर के आप 10 पार्ट कर दोगे तो 1 मिलीमीटर होता है, और उसके भी 4 अगर टुकड़े कर दोगे, 4 पार्ट, तो 1 पिक्सल बन जाता है। तो ये होता है 1 पिक्सल। तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं ना, वो उनकी लेंथ हो गई, हाइट, वेट, वो जनरली पिक्सल्स में काउंट की जाती है। और भी हमारे पास मेजरमेंट्स के तरीके होते हैं, यूनिट्स होते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हम पिक्सल्स में काउंट करते हैं। तो इसीलिए मैंने एग्जैक्ट पिक्सल क्या होता है ये आपको बताया है। अब देखो, इसके बाद आपको सबसे पहले तो चेक करना है कि कौन कौन से टाइप के डिवाइसेस हो सकते हैं। तो मैं आपको ना कुछ ऐसे डिवाइस के डायमेंशंस बता देता हूँ जो हमें काम में पड़ेंगे, और ये आप ऑनलाइन सर्च कर सकते हो, आपको इजीली मिलेंगे, रटने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको वेबसाइट डेवलप करना होता है, आप ये रोड टू कोड के वेबसाइट पे जाके, यूट्यूब पे जाके, गूगल सर्च करके आपको ये मिल जाएगा। तो बहुत छोटे डिवाइसेस होते हैं जिनको कहा जाता है स्मॉल डिवाइसेस। स्मॉल डिवाइसेस जो होते हैं ना, वो होते हैं लेस देन 600 पिक्सल्स। 600 पिक्सल से कम जिनकी वेट है उनको कहा जाता है स्मॉल डिवाइसेस। मतलब जो बहुत छोटे फोन्स होते हैं, जिनका साइज थोड़ा कम है। जनरली ये बहुत कम लोग यूज करते हैं आजकल, क्योंकि सबके पास बड़े फोन्स ही हैं। दूसरा आता है आपके पास नॉर्मल फोन्स या मोबाइल डिवाइसेस। ये लेस देन 600 में स्मार्ट वॉचेस भी आ गए, सब कुछ आ गए। मोबाइल डिवाइसेस, तो मोबाइल डिवाइसेस ना जनरली 600 से ज्यादा होते हैं, ग्रेटर देन 600 पिक्सल्स एंड लेस देन और इक्वल्स टू, मुझे लगता है 768 के अराउंड होगी। थोड़ा सा नंबर आगे पीछे होगा, बट मोस्ट प्रोबेबली ये 768 ही है। थर्ड नंबर पे आते हैं हमारे पास टैबलेट्स। अब बोर मत हो जाओ, ये ज्ञान जरूरी है आगे कोड करने के लिए, इसलिए बता रहा हूँ। उसके बाद आते हैं आपके पास टैबलेट्स। तो टैबलेट्स का साइज ना इससे ज्यादा होता है, ग्रेटर देन 768 पिक्सल्स, और ये लेस देन होता है, लेस देन इक्वल्स टू 992 पिक्सल्स। तो ये होते हैं टैबलेट्स। उसके बाद आते हैं आपके लैपटॉप्स। तो लैपटॉप्स में जो साइज होता है वो 992 से बड़ा होगा, एंड लेस देन और इक्वल्स टू होता है, ये 1200 पिक्सल्स तक जाता है। एंड जो भी 1200 पिक्सल से बड़ा होगा उनको आप लार्ज डिवाइसेस बोलोगे। ग्रेटर देन 1200 पिक्सल्स। और ये हम विड्थ की बात कर रहे हैं, मतलब अगर ऐसा डिवाइस है तो हम इस विड्थ की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से ना हमें 5 कैटेगरीज में हमें बांटना होता है। कुछ जो बहुत ही एडवांस डेवलपर्स होते हैं वो इनको 10 कैटेगरीज में भी बांट देते हैं, 20 कैटेगरीज में भी बांट देते हैं, बट वो कॉम्प्लेक्स डिजाइन हो जाता है। टू स्टार्ट विद बिगिनर लेवल्स के लिए मैं तो कहता हूँ 3 साइजेस भी बहुत होते हैं या 2 भी बहुत होते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप बूटस्ट्रैप का यूज करोगे, ग्रिड सिस्टम का यूज करोगे, तो बहुत सारी चीजें फिर आपको इनबिल्ट भी मिल जाती है। तो अब बात करेंगे मीडिया क्वेरीज कैसे लगाई जाती है। मीडिया क्वेरीज का एग्जैक्ट सिंटैक्स क्या है। तो मीडिया क्वेरी मतलब क्या है? तो मीडिया क्वेरी मतलब इट हेल्प्स टू इम्प्लीमेंट CSS बेस्ड ऑन स्क्रीन साइज। मतलब आपके स्क्रीन का साइज क्या है उसके हिसाब से हम CSS अप्लाई कर सकते हैं। मुझे 1 मिनट का टाइम दे दो, मैं पानी पी लेता हूँ, गला सूख गया, एंड देन अगेन कंटिन्यू करेंगे।
तो मीडिया क्वेरीज की मदद से ना हम ऐसा सीएसएस लिख सकते हैं जो स्पेसिफिक डिवाइस पे ही अप्लाई होगा, स्पेसिफिक स्क्रीन साइज पे ही अप्लाई होगा। तो इसका सिंटैक्स क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मीडिया लिखना पड़ता है। मीडिया क्वेरीज लिखने से पहले मीडिया स्क्रीन एंड देन फिर आप यहाँ पे साइज मेंशन करते हो और यहाँ पे लिखते हो आप मैक्स विड्थ। पहले मैं मैक्स विड्थ बता रहा हूँ। आपने यहाँ पे कोई भी पिक्सल्स लिख दिया जैसे 500 पिक्सल्स वगैरह। इसका मतलब क्या होता है, आप यहाँ पे भी सीएसएस डाल सकते हो। इतना जो एरिया है यहाँ पे आप जो सीएसएस लिखना है वो लिख सकते हो। और ये सीएसएस कब अप्लाई होगा, जब स्क्रीन साइज मैक्सिमम 500 पिक्सल्स है, इससे कम हो सकता है। मैक्स विड्थ है ना, तो मैक्सिमम 500 पिक्सल्स। तो CSS will be applied when screen size is 500 pixels or less। तो देखो मैंने यहाँ पे बोला मैक्स विड्थ, मतलब मैक्सिमम विड्थ अगर 500 पिक्सल्स होती है उससे कम चलेगा, उससे बड़ा नहीं चलेगा। मैं ये मैक्सिमम कैपेसिटी बोल रहा हूँ। मैक्सिमम मतलब ज्यादा से ज्यादा। तो मैक्सिमम कहां तक आ सकते हो, 500 पिक्सल्स तक। तो यहां तक ये CSS के प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगे। जैसे मैक्स विड्थ है ना, बिल्कुल वैसे ही मीन विड्थ भी है। मेन विड्थ 200 पिक्सल्स। तो इसका मतलब क्या होगा, इस स्क्रीन का साइज कम से कम 200 पिक्सल्स चाहिए, उससे बड़ा चलेगा। This query will apply CSS if screen size is 200 pixels or more। मतलब 200 पिक्सल्स है या इससे ज्यादा है तो ये अप्लाई होगा। तो देखो हमने क्या बोला, दो तरीके की मीडिया क्वेरीज है अपने पास। एक मीडिया क्वेरी है कि ज्यादा से ज्यादा इतनी विड्थ हो सकती है, मैक्स विड्थ 500 पिक्सल्स या जो भी आपको यहाँ पे लगाना है। तो इससे कम या यहां तक आएंगे तो ये CSS अप्लाई होगा। मैं ये प्रैक्टिकली भी बताने वाला हूँ, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको और 10 मिनट्स। यह है मिनिमम विड्थ, कम से कम 200 पिक्सल्स विड्थ होनी चाहिए या इससे अगर ज्यादा है तो ये CSS अप्लाई होगा। आप ना इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो क्योंकि हमें रेंज में अप्लाई करना होगा। तो जैसे लेट से आपको लगाना है कि 200 पिक्सल से शुरू होगा और 400 पिक्सल तक चलेगा, इसी रेंज में मुझे कोई स्पेसिफिक इफेक्ट लगाना है, तो आप मिन विड्थ और मैक्स विड्थ दोनों का कॉम्बिनेशन कर सकते हो। कैसे, ये देखते हैं। एट मीडिया स्क्रीन एंड आप यहाँ पे मिनिमम विड्थ डालोगे एंड आप यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ डालोगे। फिर करली ब्रैकेट ओपन, करली ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे कैसे डालना है, अभी मिनिमम विड्थ कितनी चाहिए, 200 पिक्सल्स। तो आप यहाँ पे करोगे मिनिमम विड्थ जो है वो 200 पिक्सल्स चाहिए
एंड मैक्सिमम विड्थ कितनी हो सकती है 400 पिक्सल्स, 400 पिक्सल्स। तो देखो अब ये कब मीडिया क्वेरी अप्लाई होगी, 200 पिक्सल से शुरू हो जाएगी और 400 पिक्सल्स तक एंड हो जाएगी। तो इतने ही रेंज में ये CSS अप्लाई होगा। तो इस तरीके से आप 3 तरीके से आप ये CSS अप्लाई कर सकते हो मीडिया क्वेरीज के लिए। एक तो 5 मतलब ये जो मैक्स विड्थ, तो जो भी विड्थ आपने मेंशन की है इस केस के लिए 500 पिक्सल्स, तो 500 px और इससे कम तक जो भी स्क्रीन होंगे उन पे ये अप्लाई होगा। ये हो गया मीन विड्थ, कम से कम इतना चाहिए मिनिमम विड्थ। तो मीन इस केस में 200 पिक्सल्स और इससे ज्यादा अगर कुछ है तो उन डिवाइसेस पे ये क्वेरी अप्लाई होगी। एंड देन ये जो है ये रेंज में 200 पिक्सल से शुरू होके 400 पिक्सल्स तक। तो ये जो भी आज के सेशन में हमने लर्न किया, ये नॉलेज यूज करके अब प्रैक्टिकली बातें करते हैं, कुछ बनाते हैं। इसको मिनिमाइज कर देता हूं, एक नया फोल्डर बना देता हूं यहाँ पे। रिस्पॉन्सिव वेब नाम से, इसको ओपन कर देते हैं VS कोड के अंदर। यहाँ पे एक नई फाइल बनाते हैं जिसका नाम होगा index.html। ओके आप लोग एक बार कंफर्म कर दो कि ये जो फॉन्ट है ये आप प्रॉपरली देख पा रहे हो, ये इंक्रीज करना है मुझे। देख हेलो, पा रहे नो सर, देख पा दिख रहे रहा हो? है। प्रॉपर है सर। ओके ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बटन यहाँ पे दिस इज द बटन, एंड देन इस वेब पेज को हम ब्राउजर में भी ओपन कर देते हैं इसको देखने के लिए। तो ये हमारी बटन है। अब इसको मैं हाइट एंड विड्थ लगा देता हूँ, उसके लिए हमें यहाँ पे स्टाइल टैग लगाना पड़ेगा। एंड इस बटन को एक क्लास दे देते हैं BTN। और मैं क्या बोल रहा हूँ इसको देखो, BTN बैकग्राउंड कलर ब्लैक, पैडिंग 10 px, हाइट दे देता हूं मैं 50 px, विड्थ दे देता हूं मैं 200 px, कलर कर देते हैं व्हाइट, एंड देन उसके बाद बॉर्डर कर देते हैं 20 पिक्सल्स। तो ये बन गई है एक बटन। तो ये यहाँ पे तो सही लग रही है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है इस स्क्रीन पे। बट जैसे जैसे आप स्क्रीन का साइज छोटा करोगे, ये देखो मोबाइल डिवाइस पे तो इसने पूरा का पूरा साइज ले लिया, तो ये सही नहीं है। क्योंकि मोबाइल डिवाइस पे अगर ये इतना बड़ा साइज ले लेगी बटन, तो बाकी बटन्स का क्या होगा, बाकी कंटेंट का क्या होगा। तो मोबाइल डिवाइस पे इसका साइज थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। तो अभी हमें मोबाइल डिवाइस के लिए कोड करना है। तो अब यहाँ पे आप मीडिया क्वेरी लगाओगे, और मीडिया क्वेरी कैसे लगाओगे, कौन सी लगाओगे, अब आप देखोगे ये वाले साइजेस। और ये सारा कंटेंट ना रोड टू कोड के वेबसाइट पे अवेलेबल है स्पेसशिप में। आप ICP के आपको पता है, वहां पे ये सारी चीजें प्रॉपरली वेल डॉक्यूमेंटेड अवेलेबल है, सो आपको डरने की कोई बात नहीं। तो अभी हमें ना स्मॉल डिवाइसेस के बारे में बात करनी है।
और मोबाइल डिवाइसेस। तो लेट्स से 768 पिक्सल से छोटे डिवाइसेस। तो मैं यहाँ पे क्या स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 768 पिक्सल्स। मतलब देखो ये मैंने क्या बोला, मैक्सिमम विड्थ 768 पिक्सल्स हो सकती है, ये इससे छोटे डिवाइसेस अगर है तो। और छोटे डिवाइसेस पे क्या सीएसएस लगाना है, देखो ये एज इट इज, आप जैसे सिलेक्टर्स यूज करते हो, जैसे सीएसएस लगाते हो, वो एज इट इज यहाँ पे भी लगाना है। और जो प्रॉपर्टी चेंज करनी है सिर्फ वो लिखो। जैसे बैकग्राउंड कलर मुझे नहीं चेंज करना है तो वो यहाँ डालने की जरूरत नहीं है। ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, जो आप मीडिया क्वेरीज के बाहर लगाते हो वो इफेक्ट जैसे के वैसे ही रहेगा। स्क्रीन के हिसाब से ये फिर अप्लाई होगा। तो मैंने अभी बोला है मैक्सिमम विड्थ 768 पिक्सल्स। तो जब भी 768 पिक्सल्स पे जाओगे या उससे कम पे जाओगे तो ये सीएसएस अप्लाई होगा। तो मैं क्या करना चाहता हूँ, देखो सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर टोमेटो कर देते हैं ताकि हमें इजीली इफेक्ट्स दिखे। ये कर दिया मैंने। अब यहाँ पे ये मैंने इसको जूम किया इसलिए, हाँ मैंने ना इस पेज को जूम किया था तो आपको स्क्रीन कम हो जाएगा। तो मैं इसको जैसा है रिसेट कर देता हूँ नॉर्मल 100% पे। और यहाँ पे इंस्पेक्ट मैंने इसीलिए किया, मुझे स्क्रीन का साइज आपको दिखाना है। तो देखो यहाँ ऊपर वाले कॉर्नर में देखो स्क्रीन का साइज आपको दिख रहा होगा, हाइट और विड्थ। तो देखो अभी कितना दिख रहा है साइज, मुझे कोई बताएगा विड्थ कितनी दिख रही है अभी? एनीवन? हाँ 800 के अराउंड दिख रही है, देखो। नहीं नहीं वो हाइट है, ये विड्थ है पहले जो दिख रही है। 800 पिक्सल्स विड्थ है, 825 हाइट है। तो हाइट तो अभी हम चेंज नहीं कर रहे, विड्थ चेंज कर रहे हैं। अब देखो विड्थ में कम कर देता हूँ पेज की, देखो ये यहां तक ठीक है। जैसे मैं 768 पे लेकर जाता, देखो अभी 769 था, 769। अब इससे कम अगर लेकर जाऊंगा तो बटन देखो टोमेटो हो जाती है, देखो कम पे लेकर जाते ही बटन जो है वो टोमेटो हो गई। तो हो क्या रहा है, देखो ये इफेक्ट तो बाय डिफॉल्ट अप्लाई रहेगा ही रहेगा। लेकिन जैसे ही यहाँ पे मैंने क्वेरी क्या लगाई है, मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ 768 पिक्सल्स, मतलब मैक्सिमम 768 तक जा सकते हो। उससे अगर कम आ गए, मैक्सिमम विड्थ 768 या उससे कम आ गए आप, तो ये वाला इफेक्ट अप्लाई कर दिया जाएगा। तो आप देख सकते हो बड़ी स्क्रीन है तो ऐसे, छोटी स्क्रीन पे जाते ही ऐसे। आप इसका ऐसे भी देख सकते हो, देखो यहाँ तक ठीक है। देखो जैसे ही 768 पिक्सल्स पे आ गए, ये देखो चेंज हो गया बैकग्राउंड कलर, देखो। तो ये होता है रिस्पॉन्सिव डिजाइन का अप्रोच। तो मैंने पहले बहुत ज्यादा जूम कर लिया था, तो जूम करने से रिस्पॉन्सिवनेस बिगड़ेगी। तो नॉर्मली अभी रिसेट कर दिया, इसके हिसाब से हम हाइट और विड्थ इंक्रीज करते हैं। तो हाइट कर देता हूं मैं 200 पिक्सल्स और विड्थ कर देता हूं मैं 400 पिक्सल्स। फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देता हूं, ये कर देता हूं 40 पिक्सल्स। हाँ तो ये बटन है। ये देखो छोटे डिवाइस पे जाते ही इसका फॉन्ट, ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। बट हमें बैकग्राउंड कलर नहीं चेंज करना है, हमें ट्रूली इसको रिस्पॉन्सिव बनाना है। तो रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए क्या करेंगे, छोटे डिवाइस पे आते ही इसकी हाइट और विड्थ कम कर लेंगे। अब हाइट कर लो जैसे 70 पिक्सल्स और विड्थ कम कर लो, मान लेते हैं 200 पिक्सल्स। और फॉन्ट साइज भी आप कम कर लोगे 20 पिक्सल्स। तो देखो अभी ये बड़े डिवाइस पे है, छोटे डिवाइस पे जाते ही देखो, ये देखो बटन छोटी हो गई। ये देखो छोटे डिवाइस पे जाते ही थोड़ी सी छोटी हो गई। तो अब ये इस डिवाइस के लिए सूट कर रही है बटन। बड़े डिवाइस पे अगर जाओगे तो यहाँ पे भी ये बटन सूट कर रहे हैं। तो आप इस तरीके से लॉजिक्स लगाते हो।
अब देखो मीडिया क्वेरी ऐसी अकेली मीडिया क्वेरी लगाना सही बात नहीं है, तो आप एक साथ ना 2-3 मीडिया क्वेरीज लगा देते हो। कैसे? देखो, तो आप बोलोगे कि कम से कम ना 600 पिक्सल से करेंगे, 600 पिक्सल से शुरू होगा एंड मैक्सिमम हम जाएंगे 768 पिक्सल्स तक। तो देखो अब ये मीडिया क्वेरी कंडीशनल हो गई कि 600 पिक्सल से शुरू होंगे 768 पिक्सल्स तक चलेंगे, तो तब तक ये वाले इफेक्ट लगेंगे। तो अभी के लिए मैं सिर्फ बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं ताकि इफेक्ट्स क्लियरली विजिबल हो। तो मैडम, तो ये हो गया मोबाइल डिवाइसेस के लिए, ठीक है। सीएसएस में कमेंट ऐसे लिखते हैं, ऐसे, तो यहाँ पे लिख देता हूं मोबाइल डिवाइसेस के लिए। फिर यहाँ पे ना आप टैबलेट्स वगैरह इनके लिए भी कर सकते हो। टैबलेट डिवाइसेस का साइज कहां से शुरू होगा? 769 से। इसके बाद 769 से आप यहाँ पे कर सकते हो 992 तक, ज्यादा भी कर सकते हो अगर आपको दोनों को कंबाइन करना है तो ये मीडिया क्वेरी हो गई टैबलेट डिवाइसेस के लिए। एंड देन फिर आप लैपटॉप के लिए लगाओ। नाइन 992 पिक्सल से लेके 1200 पिक्सल्स तक। तो अभी हमने सिर्फ मीडिया क्वेरीज 3 डिवाइसेस के लिए ही लगाए हैं, मोबाइल डिवाइस, टैबलेट डिवाइस, लैपटॉप, और बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा वो, बाय डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। मोबाइल डिवाइस पे टोमेटो हो जाएगा, टैबलेट पे कर देते हैं एक्वामरीन, और लैपटॉप डिवाइसेस पे कर देते हैं ब्लू या वॉयलेट ब्लू। तो अब देखो आपको इफेक्ट कैसे नजर आएगा। देखो ये क्या है, 600 पिक्सल से भी कम है ये साइज, तो बाय डिफॉल्ट जो है वही दिखेगा ब्लैक। अभी 600 पिक्सल से शुरू कर देते हैं। देखो यहाँ पे 600 पिक्सल शुरू हुआ, 600 पिक्सल से लेके 768 तक ये टोमेटो ही रहेगा। देखो अब यहाँ से 69 शुरू हुआ, देखो एक्वामरीन शुरू हो गया, ये एक्वामरीन रहेगा 992 पिक्सल्स तक। उसके बाद देखो ब्लू शुरू हुआ लैपटॉप डिवाइस के लिए, लैपटॉप डिवाइसेस नॉर्मली यहाँ तक चल रहे हैं। ये साइज हमें थोड़ा और इंक्रीज कर देना चाहिए था, मैंने वहां से सिर्फ 1200 डाला, ये और भी चाहिए था, और यहाँ पे आते ही फिर वो ब्लैक हो जाता है। तो आपने देखा हो 992 से लेके 1200 तक लैपटॉप डिवाइसेस चल रहे, ये वाले टैबलेट डिवाइसेस के लिए चल रहा है, और ये चल रहा है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। तो आपने देखा होगा कि बैकग्राउंड कलर हर बार चेंज हो रहा है। तो बैकग्राउंड कलर मैंने जानबूझ के चेंज किया, इसके पीछे का सिर्फ एक ही मतलब ये था मोटो कि हाँ आपको दिख सके कि हाँ कलर कैसे चेंज हो रहा है। अब बात करते हैं एक्चुअली में कैसे रिस्पॉन्सिव बनाओगे। तो आप पहले डिसाइड करो कि बाय डिफॉल्ट साइज क्या चाहिए बटन का, वो यहाँ पे डिसाइड करके रख दो। फिर आप डिसाइड करो मोबाइल डिवाइस पे कैसे दिखनी चाहिए। तो मुझे लगता है मोबाइल डिवाइस पे हाइट कम होनी चाहिए लाइक 50 px, और विड्थ भी कम होनी चाहिए 100 px। फिर जाएंगे हम टैबलेट डिवाइस, तो टैबलेट डिवाइस पे थोड़ी सी इंक्रीज होनी चाहिए लाइक 80 px एंड 120 px। एंड देन लैपटॉप डिवाइस पे ये और इंक्रीज होनी चाहिए, हाइट जैसे 100 px, और विड्थ जो है वो 150 px, और बाय डिफॉल्ट जो है बाय डिफॉल्ट विड्थ 250 कर देता हूं मैं। हाँ, तो देखो मोबाइल डिवाइस पे इतना रहेगा, टैबलेट पे इतना,
एंड देन लैपटॉप पे इतना। अब इसको वेरीफाई करेंगे कैसे वर्क करता है। ये कम हो गई विड्थ, तो हर जगह पे हमें विड्थ थोड़ी थोड़ी इंक्रीज करनी पड़ेगी। 350 शुरू कर देते हैं 200 से, 220, 250, ये सही है। तो अब देखो फॉन्ट साइज के बारे में भी हमें सोचना है, तो फॉन्ट साइज भी कम करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट मैंने 40 पिक्सल्स रखा, तो मोबाइल डिवाइस पे कर देते हैं इसको 20 पिक्सल्स, यहाँ पे कर देते हैं 25 टैबलेट पे, एंड लैपटॉप डिवाइसेस पे कर देते हैं 30 पिक्सल्स। तो आप देखो ये है हमारा मोबाइल डिवाइस, ये तो हमने बाय डिफॉल्ट रखा 600 पिक्सल से कम है, ये 600 पिक्सल से आपको कंसीडर करना है। हाँ, तो ये देखो मोबाइल डिवाइस पे बटन ऐसे दिख रही है। अब ये देखो ये यहाँ तक मोबाइल का रेंज है, ये देखो टैबलेट पे आते ही बटन थोड़ी बड़ी हो गई, देखो लैपटॉप पे आते ही और बड़ी हो गई, और इसका डिफॉल्ट साइज ये रहेगा। तो देखो हर डिवाइस पे आपकी बटन प्रॉपर दिख रही है। ये जो है ना इसको एक्चुअली हम कम कर सकते हैं थोड़ा सा, ये बाय डिफॉल्ट इधर भी दिखती है, तो स्क्रीन साइज थोड़ा मोबाइल डिवाइस पे 300 से शुरू कर दो। हाँ ठीक है, अभी देखो मोबाइल डिवाइस पे ऐसे दिख रही है, जैसे जैसे आप स्क्रीन का साइज बड़ा करोगे बटन भी बड़ी हो रही है, और ये हर डिवाइस पे प्रॉपरली दिख रही है। तो ये एक अप्रोच आप यूज कर सकते हो किसी भी बटन को, किसी भी इमेज को रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, कि बड़ी स्क्रीन पे आप बड़ी इमेज दिखाओ, छोटे स्क्रीन पे आप छोटी इमेज दिखाओ, इस तरीके से। तो ये एक होता है रिस्पॉन्सिव बनाने का तरीका। हम दूसरे तरीके के बारे में भी बात करेंगे, बट पहले मुझे ये बता दो कि आप लोगों को ये समझ में आया है या नहीं आया। Yes. Yes, sir. समझ गया। ओके परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने कौन सी बात कवर की पता है क्या, मैं आपको बताता हूँ, ये वाली, ये बिग साइज स्मॉल साइज, बड़े स्क्रीन पे बड़ा, छोटे स्क्रीन पे छोटा। अब बात करते हैं इसकी, वर्टिकल कैसे रखना है, हॉरिजॉन्टल कैसे रखना है। तो इसके लिए आपको ना फ्लेक्स बॉक्सेस का यूज करना है। तो ये मीडिया क्वेरीज मैं ऐसे ही रहने देता हूं। यहाँ पे मैंने एक डिवीजन बनाया है, ओके, इसका क्लास रख देता हूँ कंटेनर, और इसके अंदर कुछ बॉक्सेस बना देते हैं डिवीजन का यूज करके, और इनका क्लास रख देता हूँ बॉक्स, और ऐसे हम 4 बॉक्सेस रख देंगे। इन बॉक्सेस के अंदर मैं कुछ कंटेंट नहीं डाल रहा हूँ, बिकॉज हमें सिर्फ रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में सोचना है। तो पहले बॉक्स को बाय डिफॉल्ट डिजाइन लगा देते हैं, बैकग्राउंड कलर टोमेटो, हाइट रहेगी 100 पिक्सल्स की, विड्थ रहेगी 100 पिक्सल्स की, मार्जिन रहेगी 10 पिक्सल्स की, बॉर्डर रेडियस रहेगी 10 पिक्सल्स की। ये डिफॉल्ट साइज है इसका। थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ, 150, 150, मार्जिन भी बड़ी कर देते हैं, बॉर्डर रेडियस भी बड़ी कर देते हैं। ठीक है, तो बड़े स्क्रीन पे ऐसे दिख रहा है, बट मुझे चाहिए तो ये साइड बाय साइड। तो सबसे पहले इनको साइड बाय साइड करने के लिए मैं फ्लेक्स बॉक्सेस का यूज करना पड़ेगा। तो पेरेंट कौन है, कंटेनर, पेरेंट को आप यहाँ पे लेकर जाओगे, एंड देन इसका डिस्प्ले आप लगाओगे फ्लेक्स। ये आप लोगों को ना क्लासेस में ऑलरेडी टीच किया गया है, जो न्यू स्टूडेंट्स है जिनको सीएसएस का बैकग्राउंड नहीं पता है, तो आप लोगों को थोड़ा सा और एफर्ट लगाने पड़ेंगे या सीएसएस लर्न करना पड़ेगा।
जिनको CSS नहीं पता है उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये थोड़ा सा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा डिफिकल्ट। बट अगर आपको CSS पता है, अगर आप ICT के स्टूडेंट हो तो ये फ्लेक्स बॉक्सेस वगैरह आपको पढ़ाया गया है। तो डिस्प्ले फ्लेक्स लगाते ही देखो ये साइड बाय साइड आ गया है। अब आपके स्पेस है ना, तो आप यहाँ पे क्या लगा सकते हो, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली। तो ये बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टीज लगाई, आपने एक बॉक्स बनाया एंड देन इसको आपने कंटेनर को फ्लेक्स प्रॉपर्टीज दे दी, डिस्प्ले फ्लेक्स कर दिया, इससे वो रो में आ गए, और जस्टिफाई कंटेंट स्पेस इवनली कर दिया, तो ये देखो इवनली स्पेस आ जाएगा। तो ये बड़े स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये ऐसे दिख रहे हैं, विड्थ भी थोड़ी इंक्रीज कर देता हूं। हाँ, ये ऐसे दिख रहे हैं। अब हमें हर एक डिवाइस के बारे में सोचना है। सबसे पहले सोचते हैं मोबाइल डिवाइस के बारे में कि यहाँ पे ये कैसे दिखने चाहिए। तो यहाँ पे साइड बाय साइड दिखने से तो काम नहीं चलेगा, वो एक के नीचे एक दिखने चाहिए मोबाइल डिवाइस पे। तो यहाँ पे अभी हम इफेक्ट चेंज करेंगे। ये जो कंटेनर है ना, डिस्प्ले फ्लेक्स तो रहेगा, बस इसकी फ्लेक्स डायरेक्शन रहेगी वो चेंज हो जाएगी। अभी फ्लेक्स डायरेक्शन बाय डिफॉल्ट रो होती है, आप यहाँ पे फ्लेक्स डायरेक्शन क्या कर दोगे, कॉलम कर दोगे। तो देखो छोटे डिवाइस पे ये एक के नीचे एक आ रहे हैं। आप अभी इनका कार्ड का साइज भी कम करना चाहते हो छोटे डिवाइस पे, बैकग्राउंड कलर वही रहेगा तो हमें चेंज नहीं करना है वो। तो साइज मैं रखना चाहता हूँ 150px, 180px, 10, 10। तो छोटे डिवाइस पे हमारे कार्ड्स ऐसे दिखेंगे। अब ये बिल्कुल सेंटर में भी आने चाहिए, तो आप इसके लिए आप क्या कर सकते हो, अलाइन, अलाइन आइटम्स सेंटर, फ्लेक्स बॉक्स के बिल्कुल सेंटर में आ जाएंगे। अब इस केस में आप इनकी विड्थ बढ़ा सकते हैं। विड्थ जो है वो रख दो 400 पिक्सेल्स ऐसे। तो देखो अब छोटे डिवाइस पे ऐसे दिख रहे हैं, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे CSS लगाया मोबाइल डिवाइस के केस में, कि बॉक्स को आप हाइट दे दो इतनी, विड्थ दे दो इतनी, मार्जिन पैडिंग, मार्जिन बॉर्डर रेडियस कम करो, फ्लेक्स की डायरेक्शन रहेगी कॉलम, मतलब वो वर्टिकली दिखेंगे। लेकिन वर्टिकली कब दिखेंगे कॉलम में, सिर्फ और सिर्फ मोबाइल स्क्रीन में, 300 पिक्सल से लेके 768 तक, और अलाइन आइटम्स क्या रहेगा, सेंटर। तो ये कब तक इफेक्ट रहेगा, 300 पिक्सल से लेके 768 तक। अब इसको बड़ा करते हैं, ये देखो अब ये ओरिजिनल पोजीशन में आ गया आपने, क्योंकि ये अभी टैबलेट पे आ गया है। तो टैबलेट पे हमें कुछ अलग सोचना पड़ेगा। टैबलेट पे भी आप एक के नीचे एक ही दिखाना चाहते हो, टैबलेट पे ही आप ये दिखाओगे। अब लेकिन हाइट और विड्थ इंक्रीज करोगे, हाइट कर दोगे आप 200 पिक्सल्स, विड्थ कर दोगे 700 पिक्सल्स, मार्जिन कर दोगे 15px, बॉर्डर रेडियस भी कर दोगे 15px। तो देखो अब टैबलेट पे ऐसे दिख रहा है, देखो छोटे डिवाइस पे ऐसे, टैबलेट पे आते ही ऐसे। अब ये लैपटॉप पे वापस से ऐसे आ गए, तो ये है लैपटॉप। तो लैपटॉप पे हम हाइट रखना चाहते हैं 250, विड्थ रखना चाहते हैं 300 पिक्सल्स, फ्लेक्स डायरेक्शन अब कॉलम नहीं रहेगी, रो ही रहेगी, अलाइन आइटम सेंटर की भी जरूरत नहीं है। जो बाय डिफॉल्ट हमने इफेक्ट दिया है वही यहाँ पे काम करेगा। ये है आपकी लैपटॉप की स्क्रीन। इस केस में आप इनकी विड्थ और इंक्रीज कर सकते हो।
बाय डिफॉल्ट विड्थ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज करके रखो। ऐसे तो अब देखो, आप इनको किसी भी डिवाइस पे लेकर जाओ, ये उस डिवाइस के अकॉर्डिंग प्रॉपरली फ्लेक्सिबल हो रहे हैं। देखो, बड़े स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल, छोटे स्क्रीन पे वर्टिकल। तो यही अप्रोच आपको यूज करना है रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाने के लिए। तो देखो, इस वेबसाइट की तरफ देख के, इस स्ट्रक्चर की तरफ देख के आपको लगेगा कि ये किसी डिवाइस में भी गड़बड़ा जा रहा है। देखो, हर डिवाइस के हिसाब से वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा है, और आप थोड़ा सा एफर्ट डाल के इससे भी बढ़िया तरीके के रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बना सकते हो। जैसे कि ये रोड टू कोड की वेबसाइट है, यहाँ पे भी सेम फंडा यूज किया है। देखो, अब वो एक के नीचे एक आना शुरू हो जाएगा। देखो देखो ऐसा। तो जहां पे भी आप रिस्पॉन्सिवनेस देखते हो, मैक्सिमम जगह पे ये दो ही फंडे यूज होते हैं, बड़े स्क्रीन पे बड़ा साइज, छोटे स्क्रीन पे छोटा साइज। मोबाइल डिवाइस पे वर्टिकल, लैपटॉप पे हॉरिजॉन्टल। सिर्फ दोनों से रिस्पॉन्सिवनेस नहीं आएगी, और भी बाकी होते हैं, बट 90% केसेस में यही यूज होते हैं। और आप जब बूटस्ट्रैप वगैरह लर्न करोगे तो वहां पे ग्रिड सिस्टम लर्न करोगे, तो ग्रिड सिस्टम से और भी ये आसान होता है। देखो, रोड टू कोड की वेबसाइट पे जाकर अगर आप स्पेसशिप पे जाते हो और आईसीपी में, तो मुझे लगता है यहाँ पे ना रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में प्रॉपर बताया गया होगा। रिसेंटली तो मैंने चेक नहीं किया, बट लेट मी चेक, क्योंकि क्लासेस में जो भी पढ़ाता हूँ वो यहाँ पे होता है। तो ये जैसे मीडिया क्वेरीज है, देखो मीडिया क्वेरीज के बारे में प्रॉपरली यहाँ पे समझाया गया है, एंड देन कोड भी है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। तो मुझे बताओ, आपका आज का क्लास कैसे रहा, आपका फीडबैक क्या है? आप लोगों को समझ में आ गया रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स बनाना? Yes, sir. Yes, sir. समझ गए. Yes, sir. तो जो भी आईसीपी के स्टूडेंट्स हैं, हम नेक्स्ट क्लास में इसी का यूज करके एक पर्सनल पोर्टफोलियो बनाएंगे। मतलब आप अपनी वेबसाइट बनाओगे, जिसके अंदर हम और रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं इसके टेक्निक्स यूज करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आप एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाओगे। कुछ नए भी स्टूडेंट्स हैं क्या आज के सेशन में, जो क्लास के अदर देन क्लास से भी आए हैं? कुछ दिख रहे हैं मुझे, एक दो नेम्स, तो अच्छी बात है, बाहर के लोग भी ज्वाइन कर रहे हैं, बढ़िया। ओके, तो ठीक है, फिर आप आपका संडे एंजॉय कर सकते हो। अभी बहुत लर्निंग कर लिया, लर्निंग इन द मॉर्निंग हो गई, अब पूरा दिन आप अपने आप को एंजॉय करो, देन अगेन मंडे से आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी है। चलो दोस्तों, बाय बाय, Bye, sir. गुड डे।